तो आपके सबसे इंस्पिरेशन कौन, अगर बोलूँ एक नाम बताऊंगा तो कौन है आपके इंस्पिरेशन? मेरे भैया है, उनसे ही सब कुछ इंस्पिरेशन लेता हूँ, जो भी आज मैं कर रहा हूँ उनकी वजह से कर रहा हूँ। थोड़ा मुझे आप बताएंगे कि आपके ब्रदर कैसे आपको गाइड करते, कैसे आपको प्रिपेयर करते, हेल्प करते हैं? तो जितना भी कुछ है, जैसे मैंने अभी आपको बुक के बारे में बोला, जैसे मैंने आपको टेस्ट के बारे में बोला, या फिर जो भी है सब उन्होंने ही मुझे बताया। आज मैं ये सब जानता हूँ उन्हीं की वजह से, उन्होंने बताया। सूरज जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि संदीप के बारे में आपका क्या विचार है, उसके मेहनत के बारे में क्या आप कहना चाहते हैं? संदीप शुरू से ही डेडिकेटेड है। जैसे बच्चा खुद से मेहनत तो करता ही है, हम खाली उसको मतलब थोड़ा रास्ता दिखा सकते हैं बस, कि ये कर लो कर लो, क्योंकि कभी कभी खुद से बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बस आपका या फिर कोई भी पेरेंट्स हो या कोई भी एल्डर ब्रदर हो, उसका इतना ही काम है कि बच्चे को थोड़ा सा रास्ता दिखा दे। बाकी तो बच्चे की मेहनत है, और बाकी जो वो अपना प्रिपेयर कर रहा है उसी से होगा। बाकी तो हम तो कुछ कर नहीं सकते। बस वही है, उसको एक लाइन पे मतलब एक ट्रैक पे बनाए रखना, यही काम है बस। कॉन्ग्रेचुलेशन संदीप, मैं आप सबको मिलाना चाहता हूँ संदीप झा से। इन्होंने जेईई मेंस फेज 2 में 107 ऑल इंडिया रैंक लाया है एंड अगेन आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ संदीप की फेज 1 और फेज 2 के बीच में आपने काफ़ी बेहतर इम्प्रूव किया है, तो आपने क्या क्या ऐसे पॉइंट्स, ऐसे कैसा क्या आपने तैयारी में डिफरेंस लाया था या क्या बेहतर किया था जिससे आपका रैंक इम्प्रूव हुआ या परफॉर्मेंस इतना बेहतर इम्प्रूव हुआ है? यस सर, तो फर्स्ट अटेम्प्ट जो मैंने दिया था उसमें मेरा परसेंटाइल था 19.91, एंड जो सेकंड स्टेज मैंने दिया है, सेकंड सेशन मैंने दिया है, उसमें मेरा परसेंटाइल था 19.9972 एंड ऑल इंडिया रैंक 107। तो मेन जो डिफरेंस हुआ है, मैंने फर्स्ट टाइम जो दिया था उसमें मैंने पाया कि मैंने काफ़ी मिस्टेक्स किए थे, सिली मिस्टेक मतलब जैसे होते हैं। जैसे मैंने मैथ्स में 2 कर दिए, केमिस्ट्री में भी 2 कर दिए, फिजिक्स में 1 कर दिया। तो इस वजह से उसमें मेरा मतलब थोड़ा परसेंटाइल उतना अच्छा नहीं था। तो उसको मैंने मेनली सोचा कि इस बार इंप्रूव करके दूंगा, क्योंकि बेसिकली मेरा लेवल, आई हैड अ कॉन्फिडेंस कि मेरा लेवल उतना है कि मैं जेईई में सारे क्वेश्चन कर पाऊँ। तो मेन जो डिफरेंस था वो मैंने सिली मिस्टेक पे वर्क किया अपने। जैसे इंटीजर में मैंने पिछली बार काफ़ी मिस्टेक किया था इंटीजर सेक्शन में, तो आई मेड श्योर कि इस बार मैं मिस्टेक ना करूँ। वेरी नाइस। तो इंटीजर सेक्शन एंड एरर्स के ऊपर आपने लास्ट ईयर टेस्ट, इसमें एरर्स में काफ़ी आपने इम्प्रूव किया है। डेफिनेटली। अच्छा, आपके ये 3 सब्जेक्ट्स में, तीनों सब्जेक्ट में क्या फेवरेट था और क्या डिफरेंस आया था फेज 1 और फेज 2 में, तीनों सब्जेक्ट वाइज अगर आप बता सकते हैं इसमें? तो फर्स्ट जो मैंने अटेम्प्ट दिया था उसमें मेरा मैथ्स में था 90, केमिस्ट्री में था 85 एंड फिजिक्स में था 95। तो आई थिंक 90 था, सॉरी, फिजिक्स में 90। एंड इस बार जो मैंने दिया इसमें मैथ्स में 95 है, केमिस्ट्री में 90 है, फिजिक्स में 95 है, और सम क्वेश्चन में एरर था थोड़ा, बट करेक्टेड, बट इट्स ओके। तो जो मैंने मैथ्स में तो मेरा कोई खास स्ट्रेटजी था नहीं, मैथ्स तो मेरा हमेशा ठीक ही जाता था जेईई मेन में। तो बस मैंने पिछले बार 2 एरर कर दिए थे, इस बार 1 कम किया, एक फिर भी हो गया। एंड केमिस्ट्री जो था पिछली बार थोड़ा इजी था, तो ऑल्दो मेरा मार्क्स 85 था, पर उस एक्चुअली में वो काफ़ी इस बार के हिसाब से काफ़ी ख़राब था। इस बार मेरा केमिस्ट्री 90 आया, तो एक्चुअली में इसके हिसाब से वो काफ़ी थोड़ा हल्का इंफीरियर था ज़्यादा। इस बार बेटर था। एंड फिजिक्स, तो फिजिक्स में इट वाज लाइक अराउंड द सेम जैसा पिछली बार हुआ था। चलो, वेरी नाइस। तो आपके मैं जर्नी के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ कि आप 11th और 12th में, पहले 11th की जर्नी बताते हैं ना, जैसे आप 10th से 11th में आए, तो क्या 11th में जब आप आए तो थोड़ा एक डिफरेंस आता है कि ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, तो उसको आपने कैसे कोप अप किया और कैसे अपने दिनचर्या को आप मेंटेन रखते थे उसके तैयारी करने के लिए? तो जो 10th से 11th में जब मूव करते हैं, सबसे पहला जो चैप्टर्स आते हैं कुछ वो होते हैं जैसे इजी चैप्टर्स होते हैं स्टार्टिंग में, तो उससे थोड़ा फ्लो बनना शुरू हो जाता है। जैसे फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन, एरर, और केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट, वो सब, मैथ्स में भी सेट्स। तो ये सबसे थोड़ा मतलब बैरियर कम होता है लेवल का। थोड़ा आप जैसे पढ़ते हो, आप क्वेश्चंस करते हो, तो आपका एक थोड़ा फ्लो बन जाता है, आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और उसके बाद फिर जैसे टफ चैप्टर्स आना शुरू होते हैं, जैसे मेन जो एक्चुअल जिनसे मतलब जो मेन चैप्टर्स हैं, जैसे रोटेशन, ये सब, तो आप थोड़ा सा तैयार हो जाते हो उसके लिए कि एग्जैक्टली आपको थोड़ा आइडिया रहता है कि कैसे करना है। तो मतलब धीरे धीरे से होता है। अब अचानक से सीधा आप रोटेशन पढ़ोगे तो नहीं होगा। बेसिक से स्टार्ट करो, मतलब सारे चैप्टर्स के पहले कि आपके क्लियर है, तो आप आगे भी अच्छा कर सकते हो। फिर विद द फ्लो आप यू कैन डू बेटर डेफिनेटली। तो क्या आपको, जैसे आप 11th में आए, तो क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके पास पहले से थी कि आपने उसको डेवलप किया है? तो किस तरह से डेवलप किया प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को फिर? यस, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी आई थिंक डायरेक्टली रिलेटेड हैं आपके कंसेप्ट से। आपका कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो आई थिंक प्रॉब्लम्स, या स्टार्टिंग में आप थोड़ा स्ट्रगल करोगे टू फाइंड द आइडियाज, बट वंस यू लाइक डू वंस यू सॉल्व सम क्वेश्चंस लाइक 100-200 क्वेश्चंस, आपको एक पैटर्न दिखने लग जाता है क्वेश्चन में। तो आई थिंक उस हिसाब से बेटर होता है। चलिए, वेरी नाइस। अच्छा, देखिए, फिर भी मैं बहुत सारे बच्चों से बात किया हूँ तो उन्हें 11th में एक बार स्ट्रगल आता है
तो क्या आपको कभी 11th में स्ट्रगल नहीं आया कि No, आपको sir, लगा नहीं आया, मतलब जैसे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी था, तो मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्टिंग में स्ट्रॉन्ग नहीं था, काफ़ी मतलब वीक था, उसमें फॉर्मूलाज बहुत सारे होते हैं, मुझे याद नहीं होता था, जैसे प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, तो उसमें मैंने लगातार वर्क किया, लेकिन कभी छोड़ा नहीं, ऐसा नहीं कि मैं छोड़ दिया या फिर सोचा कि इसको छोड़ देता हूँ, हमेशा उसको वर्क किया मैंने, 12th में भी उस पर वर्क किया, एंड टुवर्ड्स द एंड वो भी मेरा इंप्रूव हो गया। और भी कुछ चैप्टर्स थे, ऐसा नहीं है, मतलब जैसे कंसेप्ट क्लियर थे, लेकिन क्वेश्चंस कुछ चैप्टर्स में उतने नहीं होते थे टफ वाले, तो उनको भी छोड़ा नहीं, उनका प्रैक्टिस किया, तो उससे धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होकर लास्ट में सारे सब्जेक्ट्स एक अच्छे लेवल पे आ गए, डिसेंट लेवल पे। इन अ नॉर्मल डे मैं कि आपका जैसे दिनचर्या अगर मैं जाना चाहूँ 11th स्टैंडर्ड का, बिकॉज हर तरह के बच्चे अगर एक इन्फ्लुएंस है पढ़ाई करने के लिए, तो 11th स्टैंडर्ड में आपकी दिनचर्या क्या रहती थी, कैसे आप कितने बजे उठते थे, क्या पढ़ाई का टाइम रहता था, क्या अगर आप उसको बता सके तो। मेरा तो 11th-12th में मतलब ऑलमोस्ट सेम ही रहता था, मैंने कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया। मैं थोड़ा लेट नाइट ज़्यादा पढ़ता था, क्योंकि थोड़ा सुबह में थोड़े डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होते थे, थोड़ा नॉइज़ ज़्यादा रहता था, तो मैं रात में ज़्यादा पढ़ना प्रेफर करता था, वहाँ पे शांति रहती थी। तो मैं उठता था अराउंड 10:30 के अराउंड उठता था, एंड उसके बाद फिर स्टार्टिंग में मतलब मेरा कोई फिक्स रिजिड शेड्यूल नहीं था कि मैं यही करूँगा उठ के, जो करना हुआ सुबह जनरली थ्योरी का काम मैं ज़्यादा करता था। बात कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं, बट मेरा दिमाग उतना सुबह काम नहीं करता था, तो मैं सुबह क्वेश्चन नहीं करता था उतना। फिर दोपहर में फिर लंच वंच किया, उसके बाद पढ़ने के बाद उसके बाद फिर दोपहर में क्वेश्चन भी किए, या तो क्वेश्चन किया है तो मतलब जो करना हुआ दिन में, जैसे जिस हिसाब से टास्क रहता था उस हिसाब से मैं फ्लेक्सिबल काम करता था मेनली। उसके बाद फिर शाम तक पढ़ता था, फिर शाम में वॉक किया, उसके बाद फिर रात तक फिर से 3 घंटा पढ़ा, क्वेश्चन करता था मेनली रात में, एंड उसके बाद फिर डिनर किया, उसके बाद फिर मैं 3 घंटा और पढ़ता था सोने से पहले, उसके बाद फिर सोता था अराउंड 2:30 इन द नाइट। और उसके बाद सो एक पैटर्न जो आपने देखा है, वन ऑफ द पैटर्न इज लेट नाइट स्टडी जो इन्होंने फॉलो किया, उसका कारण ये था कि इसमें नेचुरली शांत एक एनवायरनमेंट रहता था, तो बट ये पैटर्न जो आप फॉलो करते थे ये हर दिन सेम रहता था कि इसको आप चेंज करते थे पैटर्न को? नहीं, चेंज नहीं होता था पैटर्न, सेम ऑलमोस्ट सेम रहता था। ऑलमोस्ट सेम रहता तो जैसा एक पॉइंट आपने सुना होगा पैटर्न ऑफ स्टडी, पहले भी आपसे बहुत बार डिस्कस हुआ है कि एक एक्टिव टाइम बहुत ज़रूरी होता है पढ़ाई का, तो उस एक्टिव टाइम में तैयारी करना है। तो संदीप का देखिए परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ है, उसका एक बेनिफिट है कि उसने अपने टाइम को फिक्स किया है। तो जैसे ब्रेन की एक्टिविटी होती है वो 24 घंटा अलग अलग होती है, और जैसे आप ट्रेन करते हैं अपने आप को ब्रेन को, वैसे आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। संदीप ने एक बात बोला हो, आपने ध्यान सुना हो कि मॉर्निंग में हमें क्या होता है, मैं उतना प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाता था, बट लेट नाइट में सॉल्व कर पाता था। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं मॉर्निंग में हम सॉल्व कर पाते हैं। डिफरेंस ये है कि आप अपने टाइम को कैसे सेट करते हो और उसको कैसे आप एग्जीक्यूट करते हो। संदीप, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या आप जैसे कुछ प्लान बनाते थे कि भाई मुझे इतने सवाल या ये टॉपिक खत्म करना उस दिन में, तो क्या आप टास्क बना के काम करते थे कि आप रैंडम पढ़ाई करते थे? रैंडम टास्क बना के तो नहीं करता था, लेकिन रैंडम भी नहीं करता था, मतलब जो मेरे दिमाग में मतलब मैं सोच लेता था कैसे क्या करना है, मतलब ऐसा लिख के नहीं करता था, लेकिन मेरा कुछ मतलब टारगेट्स रहते थे कि ये चैप्टर आज करना है, इतना करना है, तो उस हिसाब से काम करता था। मतलब तो चैप्टर जब आप टारगेट करते थे उसमें क्वेश्चन थियरी सब करते थे कि लाइक मतलब मैं थ्योरी तो पहले बेसिक होता है तो सबको करना ही होता है, उसके बाद क्वेश्चंस में तब तक करता था तो कॉन्फिडेंस नहीं आता था थोड़ा कि क्वेश्चन बन रहे, और मतलब एक सेट हो जो मटेरियल था उसको पूरा खत्म फिनिश करता था मैं, कभी मटेरियल को हाफ नहीं छोड़ता था। टाइम्स आप क्या अपने पढ़ाई को टाइम में बांटा है कि टाइम स्पेसिफिक होना चाहिए? दैट मीन्स व्हाट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कितने जब आप पढ़ाई करते तो कितने सवाल मेरे बन रहे हैं, क्या मैं स्लो तो नहीं हो रहा हूँ, इस बातों पे आप ध्यान रखते थे? 11th में नहीं रखता था इस बात पे ध्यान, 12th में टुवर्ड्स द एंड मैं इस बात पे ध्यान देने लगा था कि जल्दी जल्दी करने हैं, और वो चीज़ मैं टेस्ट में ज़्यादा करता हूँ। इसमें ये नॉर्मल प्रैक्टिस में मैं मेनली क्वेश्चंस को सॉल्व करके थोड़ा आइडिया लेने की कोशिश करता हूँ कैसे क्या आइडियाज़ हैं उसमें मेन क्वेश्चन से। टाइम में उतना ज़्यादा टाइम पे फोकस नहीं करता क्वेश्चन प्रैक्टिस में। तो टेस्ट के टाइम मैनेजमेंट में आपको जैसे टेस्ट का एक टाइम मैनेजमेंट होता है कि नहीं, कि भाई अगर 3 घंटे का पेपर है तो पहले मैं तो जानना चाहता हूँ कि अगर आप 3 घंटे का एक मेंस का पेपर है तो आपका क्या प्लानिंग होता है उस पेपर को लेकर? मेरा तो फिक्स था हमेशा से, जब मैंने पहला पेपर दिया लास्ट पेपर दिया, मेरा तो एक ही मतलब मेन उसका अटेम्प्ट करने का स्ट्रेटजी था। मैं पहले फिक्स करता था, फिजिक्स मेरा हाफ एन आवर में ही हो जाता था, उसके बाद फिर केमिस्ट्री भी हाफ एन आवर के अराउंड हो जाता था, तो 1 आवर के अराउंड में फिजिक्स केमिस्ट्री निपटा लेता था। उसके बाद बचता था मैथ्स, तो मैथ्स थोड़ा लेंदी होता है तो उसको करने में मैं आराम से करता था कि सिली मिस्टेक ना हो, तो अराउंड 140 मिनट्स लग जाते थे। फिर लास्ट में बस 20 मिनट के अराउंड बच जाता था टू रीचेक द क्वेश्चंस। मैं कभी क्वेश्चन छोड़ता नहीं था बीच में। तो ये स्ट्रेटजी आपने फर्स्ट से लेकर लास्ट तक फॉलो किया है जी। इट्स अ वेरी गुड। देखिए वन ऑफ द थिंग इज अबाउट
एक चीज आप देख रहे हो, कंसिस्टेंसी ऑफ स्टडी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ पेपर सॉल्विंग, है ना, जो कि बहुत मुश्किल होता है। मैं देखता हूँ बच्चे क्या करते हैं, एक के बाद दूसरे आप चेंज करते हो, रादर आपने कोशिश किया होगा उसी में एफिशिएंसी हो कैसे। मेंस में आई डोंट थिंक कि स्विच करना हेल्प करता है, एडवांस में यू कैन डू बट मेंस में आई डोंट थिंक। ओके, विल कम बैक टू एडवांस आल्सो, बट इसमें एक पॉइंट अगेन और, यू नो, मेरे पास जब आप 11th से 12th आए तो क्या आपको ये नहीं लगता था कि मैं 11th का टॉपिक भूल जाऊंगा और 12th का टॉपिक पढ़ रहा हूँ? तो उसमें आपने क्या स्ट्रेटेजी को फॉलो किया उस समय आपने? एक्चुअली जब आप क्वेश्चंस करते हो तो सारा कुछ मिक्स भी रहता है। आप 12th में अगर क्वेश्चन करो, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन होते हैं तो उसमें मैकेनिक्स भी मिक्स रहता है, तो वैसे आपका रिवीजन होता ही रहता है। लेकिन मैं फिर भी मैं स्पेशल फोकस करता था कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको मैं भूलूँ ना कभी, तो मैं हर रेगुलर रिवीजन करता था हर टॉपिक्स का, स्पेशली केमिस्ट्री में। फिजिक्स तो मुझे उतना रिवाइज करने की जरूरत पड़ती नहीं थी, मतलब एक्चुअली मैं एक बार पढ़ लेता था, 2 बार पढ़ लेता था तो मुझे ध्यान पे रहता था वो तो फिजिक्स। और मैथ्स में भी सेम, मैथ्स में भी मुझे ज़्यादा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, ऑल्दो मैं क्वेश्चंस करता था फिर भी। जो मैंने जैसे 1 साल पहले जो मैंने चैप्टर पढ़ा था बाइनोमियल थ्योरम, तो उसका मैंने 1 साल बाद मतलब क्वेश्चन करता था, ऐसे छोड़ नहीं दिया था मैंने। आपने जैसे कि 11th के सिलेबस आपका कब तक अप्रॉक्स खत्म हो गया था? 11th का सिलेबस आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब 11th का सिलेबस मैंने बहुत ज़्यादा डिवीजन करके नहीं पढ़ा, मैंने हमेशा मतलब एक मिक्स करके ही पढ़ा है। तो 12th का सिलेबस आपका ओवरऑल पूरा सिलेबस कब आप खत्म कर दिए हो? अराउंड सितंबर खत्म हो गया था। सितंबर में खत्म हो गया था। उसके बाद आप जेईई मेंस फेज 1 के लिए रिवाइज कर रहे थे कि एडवांस की पूरी? मैं जेईई मेन के लिए कभी ज़्यादा मैंने प्रिपेयर नहीं किया, ऑल्दो मैंने 1 मंथ पहले मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया था मतलब मेंस का, ताकि थोड़ा उससे भी आइडिया लगता रहे कि कैसा हो रहा है। और मैं मैंने मेंस के क्वेश्चंस तो कभी फोकस किया ही नहीं उस पर ज़्यादा, मैं एडवांस के क्वेश्चन करता था क्योंकि उससे मेंस में ऑटोमेटिक हेल्प हो जाती है। अगर आप एडवांस के क्वेश्चन कर रहे हो तो मेंस भी आपका हो जाएगा। तो कमिंग बैक टू एडवांस स्ट्रेटजी, इजंट इट, कि आपने एडवांस के ऊपर बहुत एफर्ट कर रहे हो एंड वी आर विशिंग यू नो दैट कि आप एडवांस में अच्छा करोगे, यू नो, सिंगल डिजिट, बिकॉज अगर वो होता भी है ना कि अगर कोई बच्चा 100 के आसपास आता है तो सिंगल डिजिट के पास भी आ सकता है। वी विश यू दैट, बट अगेन यू नो दो इट इज़ वेरी अर्ली टू टॉक, बट फिर भी आप क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो एडवांस के प्रिपरेशन के लिए? एडवांस में मेनली तो होता है कि आपके पास नए क्वेश्चन को सोचने का आपके पास एक माइंडसेट होना चाहिए, कैसे नए क्वेश्चंस होंगे टैकल करने के लिए। तो वो आप तभी कर सकते हो जब काफ़ी सारे आप प्रैक्टिस करोगे, सिर्फ थ्योरी से नहीं होगा। मेंस तो आई थिंक कि थ्योरी से भी टैकल किया जा सकता है काफ़ी उसमें, लेकिन एडवांस में आपके पास प्रैक्टिस प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे मैथ्स जो एडवांस की काफ़ी टफ आती है, तो मैथ्स में आपके पास एक बहुत डिसेंट प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको अच्छा स्कोर करना है। एंड फिजिक्स ऑल्दो कभी कभार इजी भी आती है, बट जनरली उसका भी नॉर्मल लेवल ठीक ठीक रहता है, तो उसमें भी आपके पास एक अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और केमिस्ट्री में आपको ऑब्वियसली ऑर्गेनिक, फिजिकल, ये सब पे आपका अच्छा कमांड होना चाहिए एडवांस, अगर आपको अच्छा रैंक लाना है। वेरी नाइस। तो ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर रहे हो? यस, डेफिनेटली। और लाइक डेप्थ ऑफ नॉलेज में अगर आपको अंदर जाना है, यू नो, और कोई कॉन्सेप्ट में, तो आप कौन कौन से बुक फॉलो करते हो जिससे आप आप डेप्थ ऑफ नॉलेज को क्लियर कर सकते हो? Yes, तो आप जब थ्योरी कर रहे होते हो तो या तो आप कोचिंग जो आपको मॉड्यूल देती है आप तो या तो वो कर लो, या तो फिर कुछ स्टैंडर्ड बुक्स आती है मार्केट में, जैसे सिंगेज आती है, मैंने सिंगेज की थी, तो वो भी काफ़ी अच्छी होती है एक्चुअली में, आप वो भी कर सकते हो। और अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ते हो तो उसका मॉड्यूल भी काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि उसके डिस्कशंस होते हैं आई थिंक ऑफलाइन में। तो दोनों में से कोई आप एक ले लो, एक पे ही स्टिक करो, शफल नहीं करना चाहिए उतना एक मटेरियल, और उसको पूरा खत्म करो, कभी भी बीच में छोड़ना। तो उससे एक अंडरस्टैंडिंग बनती है, क्योंकि आप जब सारे क्वेश्चंस कर लेते हो A to Z तो आपको सारे टाइप के पैटर्न्स पता चल जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, तो वो बेटर होगा। ओके, तो आप इस काफ़ी डिटेल में हमने इसकी पढ़ाई के पैटर्न को समझा, संदीप की पढ़ाई के पैटर्न को। एक चीज़ तो बड़ा यू नो कांस्टेंट है इन बच्चों में जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, ये बहुत हार्डवर्किंग, बहुत फोकस्ड रहते हैं और फोकस्ड मोड में तैयारी करते हैं। क्वाइट क्लैरिटी है इसके थॉट में, आप देख सकते हो। और एक क्वेश्चन अगेन है ना कि जैसे कि आप जानते हो ना, बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में आपने सुना होगा कि भाई एग्जाम के टाइम में हमारा ब्रेन क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, है कि नहीं? तो जेईई मेंस का भी स्पेसिफिक टाइम होता है, वैसे एडवांस का भी स्पेसिफिक टाइम होता है। तो आप जैसे कि आपका लेट नाइट स्टडी का पैटर्न है, तो इसके लिए आपने क्या प्लान किया है कि भाई हम कैसे एडवांस को अपने आप उस तरह तैयारी करेंगे कि मेरा बायोलॉजिकल क्लॉक भी एक्टिव रहे? तो उसके लिए 1 महीना पहले मैं अपना मतलब शेड्यूल चेंज कर लूँगा अभी एडवांस के लिए। आई विल स्टार्ट वेकिंग अप अर्ली। तो आई थिंक उतना ही मेरा प्लान है। वैसे एग्जाम के दिन थोड़ा ब्रेन ऑलरेडी थोड़ा ज़्यादा फोकस रहता है आई थिंक, बट स्टिल आपको मतलब बायोलॉजिकल क्लॉक एडजस्ट करना चाहिए उस हिसाब से, एग्जाम टाइम के हिसाब से डेफिनेटली। So I think that also is very important partner, because somehow you know human brain do not work for 24 hours. Definitely. There will be a time where हम realize करेंगे limitation is there.
ओके यस। सो तो आई थिंक यू विल बी, आप उसमें काम करेंगे और उसमें और भी अच्छा बेहतर परफॉर्म करेंगे, एंड ऑलरेडी आपने दिखाया है अच्छा परफॉर्म करके। इस कॉन्फिडेंस को आगे भी आप बरकरार रहें। और आपके फैमिली में बहुत, मैं जानता हूँ आपके फैमिली में आपके ब्रदर है एंड मदर इज देयर, तो आपके सबसे इंस्पिरेशन कौन, अगर बोलूँ एक नाम बताऊंगा तो कौन है आपके इंस्पिरेशन? मेरे भैया है, उनसे ही सब कुछ इंस्पिरेशन लेता हूँ, जो भी आज मैं कर रहा हूँ उनके वजह से कर रहा हूँ। अच्छा, वेरी नाइस। तो मैं कुछ बातें आपके भैया से भी बात करना चाहूँगा, लाइक नेचुरली मैं आपकी बात डिस्कस करूँगा, तो थोड़ा मुझे आप बताएंगे कि आपके ब्रदर कैसे आपको गाइड करते, कैसे आपको प्रिपेयर करते, हेल्प करते हैं? तो जितना भी कुछ है, जैसे मैंने अभी आपको बुक के बारे में बोला, जैसे मैंने आपको टेस्ट के बारे में बोला, या फिर जो भी है सब उन्होंने ही मुझे बताया। आज मैं ये सब जानता हूँ उन्हीं की वजह से, उन्होंने बताया। तो जितना भी कुछ गाइडेंस होता है, हर A to Z जितना भी होता है, इवन लाइक स्टडी रिलेटेड या फिर जो नॉन स्टडी रिलेटेड भी है, सब कुछ वही करते हैं। ओके, वेरी नाइस। तो आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दैट एल्डर ब्रदर। सो मैं अभी संदीप से बात कर रहा था और मैं आपको संदीप के बड़े भाई से मिलाना चाहता हूँ, सूरज, जो कि जैसा बड़ा भाई कहा जाता है वैसे इन्होंने संदीप के साथ रहे और उनके साथ हमेशा एक गाइडेंस का काम किया है, उन्हें कैसे पढ़ाना है, कैसे तैयारी करना है, बहुत हेल्प किया है। तो मैं सूरज झा जो उनके बड़े भाई है उनसे मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। सूरज जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि संदीप के बारे में आपका क्या विचार है, उसके मेहनत के बारे में क्या आप कहना चाहते हैं? संदीप शुरू से ही डेडिकेटेड है। जैसे आप बच्चा खुद से मेहनत तो करता ही है, हम खाली उसको मतलब थोड़ा रास्ता दिखा सकते हैं बस, कि ये कर लो क्योंकि कभी कभी खुद से बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बस आपका या फिर कोई भी पेरेंट्स हो या कोई भी एल्डर ब्रदर हो, उसका इतना ही काम है कि बच्चे को थोड़ा सा रास्ता दिखा दे। बाकी तो बच्चे की मेहनत है और बाकी जो वो अपना प्रिपेयर कर रहा है उसी से होगा, बाकी तो हम तो कुछ कर नहीं सकते। बस वही है, उसको एक लाइन पे मतलब एक ट्रैक पे बनाए रखना, यही काम है बस। वेरी ट्रू, बट कहीं ना कहीं देखिए आप बड़े भाई है तो कहीं ना कहीं आपने बहुत लगातार उसके साथ मेहनत किया है, तो बाकी आपने उसे गाइड किया है, बच्चा अभी बता भी रहा था। तो इसमें पहले तो मैं चाहता हूँ कि ये गाइडेंस आपने सीखा कहाँ से, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या सोर्स है कि आप ये गाइडेंस को आप जाने हैं? गाइडेंस के लिए तो कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, बाकी हाँ। कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे पहले से भी था, तो जो था बस मैं वही बता देता था उसे, बाकी फॉलो तो उसी करना है, तो वो तो उसकी अपनी मतलब एफर्ट्स है बस। वेरी नाइस। आपने लाइक अलग सर को तो आप जानते हैं ना, तो अलग सर का आपको क्या लगता है, क्या इन्फ्लुएंस है बच्चों के लिए, जो पैन इंडिया में हो या बिहार में या झारखंड बिहार में हो, तो उन्होंने क्या इन्फ्लुएंस किया है बच्चों के लाइफ के ऊपर? अलग सर का इन्फ्लुएंस तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो शुरू में जब कुछ भी नहीं था तभी भी वो खुद यूट्यूब पे जब लेक्चर्स लेते थे तो बच्चों को काफ़ी हेल्पफुल रहा है, और अभी तो फिजिक्स वाला ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बच्चों के लिए वर्क कर ही रहा है। तो आपको क्या लगता है, फिजिक्स वाला ऑर्गेनाइजेशन बच्चों के ज़रूरतों को पूरा कर पा रहा है, उनके नीड को वहाँ पहुँच पा रहा है बच्चों के पास? ऑफकोर्स अब इतना तो मैं देख नहीं पाता हूँ, लेकिन ऐसा जितना भी फीडबैक मिल रहा है मार्केट से उतना तो कर जरूर पा रहा है बच्चों की और नीड। वेरी नाइस। और लाइक नेचुरली मुझे थोड़ा सा और जानना है आपके, आप ये बुक्स के डिटेल्स के बारे में आप कैसे बच्चे को बता पाए, आप कैसे जानते हैं बुक्स के डिटेल के बारे में? बाकी मुझे कुछ थोड़ा आइडिया था, बाकी तो ऑनलाइन रिसर्च से पता चला, बाकी हम खुद डिस्कस कर लेते। जैसे एक बुक ऐसा आपने सेलेक्ट कर लिया, जरूरी नहीं आपको करना ही है, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो उसको छोड़ भी सकते हैं, आप दूसरा कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग खुद डिस्कस करके पता करते करना है क्या नहीं करना है, तो उसे आइडिया लगता है। वेरी नाइस। संदीप जहाँ पढ़ाई करता था और कैसे उसका दिनचर्या था, तो आप आके यहाँ देख सकते हैं, संदीप का रूम है ये, और संदीप के किताब की बुक की तरफ दिखाइएगा प्लीज़। ये थोड़ी सी बुक आप देख सकते हो जो संदीप पढ़ाई करता था, और बहुत सारी बुक्स है जो इन्होंने यहाँ पे आप दिखा सकते हैं बुक्स को। देखिए बुक्स जो इन्होंने 2-3 साल तक लगातार मेहनत किया है, उसमें उतना इम्पोर्टेंट बुक्स नहीं इम्पोर्टेंट बुक्स नहीं है, तो काफ़ी बुक्स है, क्योंकि अभी एग्जाम खत्म हो गया तो रिवीजन मोड में है। तो संदीप में आप जानते हैं संदीप यहाँ पे बेड के ऊपर पढ़ाई किया है, और एक और कंटिन्यूअस मोड में पढ़ाई किया। उनके ब्रदर का बहुत सपोर्ट भी रहा है इसके लिए। फैमिली का सपोर्ट होने के बाद बच्चा अगर डेडिकेटेड स्टूडेंट है तो किस तरह से आउटपुट कर सकता है। सो बहुत ही अच्छा ये देख के लगा। तो आप यहाँ पे पढ़ाई करके इस पूरे में आप पढ़ाई करते थे, और मैं कि यही रूम है जो आपका जो बोलते हैं वर्क स्टेशन है बेसिकली। पीडब्ल्यू विद्यापीठ ऑल्सो विल बी ऑलवेज बी विथ यू, नो डाउट इनटू दैट पार्ट। एंड सो ये बहुत ही मार्वेलस स्टोरी है जो मैं आज आपसे डिस्कस किया हूँ। एंड और आगे एडवांस के लिए आप अच्छे से तैयारी करो, एंड अच्छे से आप मेहनत करो, अच्छा आप करेंगे नो डाउट। ठीक है।
तो मैं आपको मिलाना चाहता हूँ संदीप की माँ और उनकी नानी से। तो मुझे बहुत खुशी हुआ उनसे मिलके, पूरे परिवार का सपोर्ट था और जो उन्होंने बच्चे ने ऐसा किया होगा, नेचुरली माँ भी दिन रात लगी रही होगी उनके साथ उसके सपोर्ट करने के लिए, नानी का भी सपोर्ट रहा होगा जिससे बच्चा आज इतना अच्छा परफॉर्म किया है। और नेचुरली भाई का तो मैं उनसे बात किया हूँ, दिन रात उनके पीछे लगे थे, तब आज बच्चा इतना अच्छा परफॉर्म किया है। मैं बस उनकी माँ से पूछना चाहता हूँ कि संदीप जो इतना अच्छा परफॉर्म किया है, मैं बता रहा हूँ कि झारखंड बिहार में बच्चा जो है टॉपर है और बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, तो आप इसके बारे में कैसा फील कर रहे हैं, बस ये मैं पूछना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा। तो आप खुश हैं इसके परफॉर्मेंस से? बहुत ज़्यादा खुश है। तो देखिए माँ, जरूर माँ का एक तपस्या होता है जो है ना, बचपन से बच्चे को बड़ा करती है और उसके बावजूद जब ये रिजल्ट आता है तो उससे बड़ी खुश की बात नहीं हो सकती है। और नेचुरली माँ की माँ यहाँ नानी भी है, तो मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुश, बहुत खुश है, बहुत खुश। आशा नहीं था लेकिन आशा भगवान पूरा किया। तो आप देख सकते हैं ना घर में कि नानी है और माँ है, तो बहुत जरूर इसका आशीर्वाद भी मिलता है जब एक माँ है और नानी और पूरे परिवार है, जब इनको मेहनत करते हुए देखते हैं तो उस कारण से आज इसका रिजल्ट इतना अच्छा देख सकते हैं। तो संदीप, अगेन मुझे बहुत विश्वास है कि तुम एडवांस में और भी अच्छा करने वाले हो, ये सारे पॉजिटिवनेस देख के, और तुम टॉप IIT में जाओगे। तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर दैट। ओके, थैंक यू।